हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंघल। हमारा 11th क्लास का जो टॉपिक चल रहा था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं और उस एंट्रीज को हम जर्नल एंट्री में कैसे पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमने बात की थी किसकी, फॉर्मेट की, फॉर्मेट ऑफ जर्नल। तो हमने बात की थी सबसे पहला कॉलम किसका बनाते हैं, डेट का। दूसरा कॉलम किसका बनाते हैं हम, पर्टिकुलर्स का। और तीसरा कॉलम हम बना रहे हैं एलिफ का। बाकी के दो कॉलम होते हैं, एक होता है डीआर रुपीज और एक होता है सीआर रुपीज। दो कॉलम हो गए, डेट, पर्टिकुलर्स, एलिफ, डीआर रुपीज और सीआर रुपीज। तो डेट का मतलब कि इसमें जो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो डेट वाइज करते हैं, कि सबसे पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट। पर्टिकुलर्स का मतलब कि जो भी हम ट्रांजेक्शन करें तो उस ट्रांजेक्शन में जो फर्स्ट लाइन है वो तो किससे इंडिकेट होगी, डेबिट से। और जो सेकंड लाइन है उसमें हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट। तो फर्स्ट लाइन में डेबिट और सेकंड लाइन में क्रेडिट। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, एलएफ। एलएफ का मतलब लेजर फोलियो बताया था मैंने कि लेजर फोलियो का मतलब कि इसमें पेज नंबर लिखते हैं। कि आज जैसे मान लो एक कैश है, अब कैश की लेजर कौन से पेज में बनेगी वो पेज नंबर लिखेंगे। तो जनरली अभी हम इसको बिलोंग छोड़ते हैं। फिर ये डेबिट वाला अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट में, और दोनों का जो टोटल है वो क्या होना चाहिए, सेम। कि डेबिट में जितने आइटम्स आ रहे हैं, मतलब डेबिट में जितना अमाउंट आ रहा है क्रेडिट में भी उतना अमाउंट आना चाहिए। मैंने आपको बताया था जब भी हम एंट्री करते हैं तो एंट्री की जो नीचे वो ऐसे क्या लिखते हैं हम, नरेशन। नरेशन का मीन बताया था मैंने, नरेशन का मीन होता है कि ब्रीफली। नरेशन का मीन क्या होता है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ टॉपिक या एंट्री। ब्रीफ का मतलब जो एक्सप्लेनेशन हो रहा है, मतलब छोटे रूप में जो एक्सप्लेनेशन हो रहा है उस नरेशन का मतलब कि भाई आपने जो ट्रांजेक्शन किया है तो नरेशन क्या करिए उसकी, ब्रीफली का मतलब छोटे रूप में उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे इस एंट्री का मतलब क्या है। कि फ्यूचर में जब हम इस एंट्री पे जाएंगे तो हम आसानी से क्या लगा सके, पता लगा सके कि हमने जो एंट्री की थी वो किस पर्पज से की थी। तो ये हमने बात की थी फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल बताए थे दो तीन, कि पहला एग्जाम्पल क्या लिखा है, 2020 चल रहा है, 2020 जनवरी 1 में हमने क्या लिखा कि रेंट पेड 1000। फिर हम बात करें जनवरी 5 की, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। अब मैंने आपको बताया था इनकी एंट्री कैसे बनती है। अब हम इस एंट्री को किसमें पुट करेंगे, जनरल एंट्री के फॉर्मेट में। ये भी एक तरीका बताया था करने का। तो एक बार दोबारा देखो, यहाँ पर बात हो रही है रेंट पेड। देखो जब रेंट पेड करते हैं तो पेड का मतलब चुकाना होता है। तो रेंट चुकाएंगे तो रेंट बिजनेस के लिए खर्चा होगा, इनकम होगी, खर्चा होगा। क्योंकि आज हम जब बिजनेस कर रहे हैं और हमने जो बिजनेस की जो प्रीमाइज ले रखी है, मतलब जो बिल्डिंग ले रखी है, अगर वो रेंट पे ले रखी है तो उसका किराया चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि क्या जा रहा है, कैश। कैश इज गोइंग, हम क्या लिख रहे हैं, कैश इज गोइंग। इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। और रेंट क्या है, रेंट इज एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस, इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो उसका मतलब रेंट तो यहाँ पे क्या होगा, डेबिट, और कैश यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट। अपन ने सीखा था जब भी हम जनरल एंट्री करते हैं तो रेंट को डेबिट करते हैं और कैश को क्रेडिट। और जब रेंट को डेबिट करेंगे तो क्या होगी, रेंट अकाउंट दिया है तो कैश। क्योंकि डेबिट को तो अपने ब्याज से इंडिकेट करें और जनरल एंट्री करते समय क्रेडिट को किससे इंडिकेट करते हैं, 2 से इंडिकेट करते हैं। और कितना कितना रहेगा, 1000। कितना रहेगा, 1000। अब बात करिए कि कैश रिसीव फ्रॉम राम। तो कैश रिसीव का मतलब कि क्या बोलेंगे, कैश इज कमिंग, कैश इज कमिंग। तो इसलिए जो आ रहा है उसको क्या करो, डेबिट करो। अब राम कौन है, कि हम क्या बोल रहे हैं कि हु इज गिवर, देने वाला कौन है, राम। तो राम को हम क्या करना है, क्रेडिट। तो उसका मतलब जो कैश उसको डेबिट करे, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डीआर टू राम्स अकाउंट। तो उसका मतलब कितने कितने थाउजेंड से होगी, कि हमने राम से 8000 रुपए रिसीव किए। यहाँ पे कितना लिख देंगे, 8000। अब मैंने आपको बताया था इसको हम नरेशन में जनरल एंट्री के फॉर्मेट में कैसे देखेंगे। देखो सबसे पहले डेट लिख रहे हैं, सबसे पहले ये लिखेंगे 2020 में ट्रांजेक्शन करें जनवरी 1 को। तो जनवरी 1 का मतलब मंथ जनवरी, डेट कौन सी, 1। एंट्री क्या हो रही है कि रेंट अकाउंट डीआर
तो मैंने आपको बताया था जो DR वर्ड्स होता है इस लाइन से पहले लिखते हैं और यहाँ पे क्या लिखेंगे टू कैश लिखेंगे और कैश के आगे टू क्यों लगा रहे हैं, जिस आइटम्स को हम क्रेडिट करते हैं उसको टू से इंडिकेट करते हैं और टू हमेशा आर के बाद लगेगा, आर के बाद लगेगा, मतलब टू हमेशा ना तो आर से पहले आता है और ना ही आर की सीट में आता है, जनरली आर के बाद लगा रहे हैं। तो अब जो अमाउंट है इसका डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट। अब इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग। जब भी नरेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, बिंग। बिंग का मतलब वो उस कार्य को करने की प्रतिक्रिया बताएंगे। तो बिंग हमने क्या क्या कार्य, बिंग रेंट पेड। रेंट पेड क्या, ये पहली लाइन। फिर बात किसकी हो रही, जनवरी 5 की। तो जनवरी 5 का मतलब कैश रिसीव। रेंट क्या की थी, कैश अकाउंट DR टू राम्स अकाउंट, कितने का, 88,000। एंट्री क्या जाएगी, बिंग बिंग कैश रिसीव फ्रॉम राम। ये नरेशन हो गई। नरेशन क्या बता रही है, बिंग कैश रिसीव फ्रॉम, मतलब राम से हमें कैसे रिसीव किया। तो इस तरह क्या कर रहे थे, फॉर्मेट पढ़ रहे थे और जो हमारे ट्रांजेक्शन थे उसको जनरल एंट्री के फॉर्मेट में रख रहे थे। बहुत इजी तरीका है। अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे और उस डेफिनेशन से थ्रू हम जनरल एंट्री करेंगे और फिर हम फॉर्मेट में उसको रखेंगे। तो देखो यहां पर हम बात किसकी करेंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे ड्राइंग्स की। देखो ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है। ड्राइंग्स को अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में ड्राइंग्स को हम क्या बोलते हैं, आहरण। क्या बोलते हैं, आहरण। और आहरण का मतलब क्या होता है, आज मान लो कोई बिजनेसमैन है जो बिजनेस कर रहा है, तो वो क्या करता है कि बिजनेस से कोई पैसा निकाल रहा है। अब जैसे मान लो ये ए नाम का व्यक्ति है, अब ये इसका क्या है, बिजनेस है। अब ये क्या कर रहा है कि ए नाम का व्यक्ति बिजनेस से 10,000 क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। अभी 10,000 क्यों विड्रॉ कर रहा है, इसके पीछे इसका मोटिव क्या है, इसके पीछे इसका मोटिव है कि यूज्ड फॉर प्राइवेट या पर्सनल एक्सपेंसेस। तो कहने का मतलब इस ए नाम के व्यक्ति ने बिजनेस से जब 10,000 विड्रॉ की, तो इस ए नाम का मोटिव क्या था, इस ए नाम के व्यक्ति का मोटिव था कि यूज फॉर प्राइवेट या पर्सनल एक्सपेंसेस, कि वो प्राइवेट या पर्सनल एक्सपेंस या पर्सनल रीजंस के लिए क्या कर रहा है कि बिजनेस से पैसा निकाला है। उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। बात समझ आ गई कि कहने का मतलब कोई भी बिजनेसमैन अगर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी पैसा या कोई भी असेट्स निकालता है या कोई भी गुड्स निकालता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। मतलब एनी अमाउंट या गुड्स विड्रॉ बाय द ऑनर या प्रोप्राइटर फॉर प्राइवेट या पर्सनल यूज, इस कॉल्ड क्या कहलाती है, ड्राइंग्स कहलाती है। हमने क्या लिखा है कि एनी अमाउंट या गुड्स withdrawn by the owner for his private या personal use from business, it's called क्या कहलाती है, ड्राइंग्स। या फिर आप क्या बोल सकते हो कि एनी, या फिर ये बोल सकते हैं साथ में एनी प्राइवेट पेमेंट मेड, तो वो भी एक तरीके से हमारी क्या कहलाएगी, ड्राइंग्स कहलाएगी। तो बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब कोई भी हम अमाउंट या गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं बाय द किसके द्वारा, ऑनर द्वारा, अपने प्राइवेट या पर्सनल यूज के लिए फ्रॉम किससे, बिजनेस से, वो हमारी क्या कहलाती है, ड्राइंग्स कहलाती है। जैसे मान लो अपने का एग्जांपल करते हैं कि 6,000 विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर प्राइवेट यूज। तो हमने क्या लिखा कि 6,000 विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर प्राइवेट यूज, मतलब बिजनेस से हमने 6,000 विड्रॉ की फॉर किसके लिए, प्राइवेट यूज के लिए। अब जैसे हम बिजनेस से 6,000 विड्रॉ करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि कैश इज गोइंग, कैश इज गोइंग, तो जो चीज जा रही है उसको क्या करेंगे अपन, क्रेडिट। तो उसका मतलब कैश हमारे क्या हो जाएगा, क्रेडिट। लेकिन अब बात किसकी हो रही है, डेबिट की। तो किसको डेबिट करें,
हम बात करें कि 6,000 विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर प्राइवेट यूज। अब हम जब बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं तो कैश तो जा रहा है, लेकिन डेबिट किसको करेंगे? अब देखो डेबिट, अब ये जो पैसा निकाल रहे हैं तो ये बिजनेस का खर्चा तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर हम ड्राइंग्स को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो ड्राइंग्स है वो एक तरीके से हम एज ए एक्सपेंसेस मान रहे हैं या लॉसेस भी मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी क्या करेगी कि रिड्यूस द कैपिटल ऑफ बिजनेस। तो वो हमारी बिजनेस की कैपिटल को क्या करेगी? रिड्यूस करेगी। ड्राइंग्स क्या करिए? एज ए एक्सपेंस या लॉसेस मान रहे हैं जो रिड्यूस द कैपिटल ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस की कैपिटल को क्या करेगी? रिड्यूस। क्योंकि ये जो ड्राइंग से बिजनेसमैन कहां से करेगा? जो उसने बिजनेस में पैसा लगा तो वहीं से तो निकालेगा, तो मतलब बिजनेस में उसने जो कैपिटल इन्वेस्ट की तो वहीं से तो विड्रॉ कर रहा है। तो इसलिए हम ड्राइंग्स को क्या करते हैं? डेबिट, चाहे लॉसेस मान लो चाहे एक्सपेंसेस। रीजन, तो रीजन ये है कि रिड्यूस द कैपिटल ऑफ बिजनेस। तो इसका मतलब यहाँ पे ड्राइंग्स को तो हम डेबिट करें और कैश को क्रेडिट करें। तो एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री क्या बनेगी कि यहाँ पे जो ड्राइंग्स है वो तो क्या हो जाएगा? डेबिट, और कैश हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी? ड्राइंग्स अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, कितने थाउजेंड से? 6,000। ठीक है, कोई डाउट है? तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन थी कि अगर अपन पर्सनल यूज के लिए कोई भी पैसा या एसेट्स निकालते हैं, कोई भी प्राइवेट पेमेंट करते हैं पर्सनल यूज के लिए, तो वो हमारी क्या कहलाती है? ड्राइंग्स कहलाती है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, एक आती है हमारी परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को हिंदी में बोलते हैं क्रय वापसी। क्रय वापसी का मतलब जैसे इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि परचेज रिटर्न। क्रय वापसी का मतलब जो हमने गुड्स खरीदे थे उसको हम क्या कर रहे हैं? वापस रिटर्न कर रहे हैं। इस कॉल्ड क्या कहलाती है? परचेज रिटर्न। जैसे मान लो कि ये हमारा बिजनेस है और ये हमारा कौन है? सप्लायर। तो सप्लायर का मतलब क्या होता है कि जो हु प्रोवाइडेड गुड्स, जो हमने क्या लिखा है? जो हु प्रोवाइडेड गुड्स। तो जो हमारे को बिजनेस में क्या करेगा? गुड्स ये प्रोवाइड करेगा, इट्स कॉल्ड क्या कहलाएगा? हमारा सप्लायर। तो ये बिजनेस है। अब हमने क्या किया? इस सप्लायर से 10 रुपीस का क्या किया? परचेज किया। तो 10,000 रुपए की हमने से गुड्स क्या की? परचेज की। लेकिन पता चल रहा है कि जो गुड्स आए, पहला डिफेक्टिव, जो गुड्स थे वो क्या थे? डिफेक्टिव थे। इसमें से पता चल रहा है कि 2,000 रुपए की गुड्स के डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव होने के कारण हम सप्लायर को क्या करें? वापस रिटर्न करें। रिटर्न का मतलब इस सप्लायर को डिफेक्टिव होने के कारण वापस लौटा रहे हैं। और जब हम इस सप्लायर को डिफेक्टिव होने के कारण वापस लौटाएंगे तो इस कॉल्ड क्या कहलाएगा? परचेज रिटर्न कहलाएगा। तो परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है कि जब when goods return to supplier for any reason, like पहला कि goods are defective, दूसरा goods are not according to order, जो हमारे गुड्स थे वो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर नहीं थे। और तीसरा क्या रहा है कि गुड्स आर नॉट टाइम, या फिर चौथा रीजन क्या होता है कि गुड्स आर एक्सेस अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। तो देखो कहने का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे रीजंस होते हैं व्हेन गुड्स रिटर्न टू सप्लायर फॉर एनी रीजन। पहला रीजन गुड्स आर डिफेक्टिव या गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, मतलब जब गुड्स अकॉर्डिंग नहीं है किसके? ऑर्डर के। या गुड्स आर नॉट टाइम, मतलब गुड्स समय पर नहीं है। या गुड्स आर एक्सेस अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, कि आज मान लो हम जो ऑर्डर दे रहे हैं उससे ज्यादा क्या हो रहे हैं? गुड्स ज्यादा आ रहे हैं। तो इस सारे रीजंस होते हैं इस रीजन से कि हम गुड्स रिटर्न करें सप्लायर को, तो इट्स कॉल्ड क्या कहलाता है? परचेज रिटर्न। और हम क्या बोलते हैं? इट आल्सो नोन एज रिटर्न
रिटर्न आउटवर्ड, तो इसको हम रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी जानते हैं। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर परचेस रिटर्न की जगह हमें क्या लिखा होता है, रिटर्न आउटवर्ड लिखा होता है, तो उसका मतलब ये क्या कहलाती है, हमारी परचेस रिटर्न कहलाती है। समझ में आ गया कि कहने का मतलब अगर हम किसी भी सप्लायर को किसी भी रीजन से अगर गुड्स रिटर्न करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, परचेज रिटर्न कहलाती है। जैसे रीजन कुछ भी कर सकते हैं कि गुड्स डिफेक्टिव है, गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, हमने जो ऑर्डर दिया था उसके अनुसार गुड्स नहीं है, गुड्स आर नॉट टाइम, समय पर नहीं मंगाया था, आज 10 दिन बाद दे रहा था, तो उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई ना। या गुड्स आर एक्सेस अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, एक्सेस का मतलब कि जो हमने गुड्स का ऑर्डर दिया था उससे ज्यादा हो रहे, तो उस केस में भी हम गुड्स को क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। तो ये हमारी क्या कहलाती है, परचेज रिटर्न, और इसको हम रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए रिटर्न आउटवर्ड दे देता है किसके अगेंस्ट में, मतलब परचेज रिटर्न की जगह क्या देता है कि यहाँ पे इंस्टेंस ऑफ परचेज रिटर्न की जगह क्या लिख देता है, रिटर्न आउटवर्ड। तो वहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि रिटर्न आउटवर्ड है क्या, तो रिटर्न आउटवर्ड का मतलब ही यहाँ पे किससे होता है, परचेज रिटर्न से होता है। तो अब हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एग्जाम्पल क्या करेंगे कि 6000 रुपीज गुड्स रिटर्न टू राम, हमने क्या लिखा कि 6000 रुपए की जो गुड्स हैं वो रिटर्न किसको करें, राम को। तो हमारे यहाँ पे इसकी क्या कर रहे हैं कि गुड्स इज गोइंग फ्रॉम बिजनेस, और जब बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं तो गुड्स को हम क्या करेंगे, क्रेडिट, लेकिन गुड्स एज इसके रूप में जा रहे हैं परचेज रिटर्न, मतलब बिजनेस से जो गुड्स जा रहे हैं वो एज इसके रूप में जा रहे हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब कि जो हमने गुड्स खरीदे थे उसको हम क्या करें, वापस रिटर्न करें। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हु इज रिसीवर, राम, क्योंकि राम को वापस दे रहे हैं तो इसका मतलब राम को क्या करेंगे अपन, डेबिट। तो इस एंट्री में क्या होगा कि जो राम है वो तो डेबिट होगा, और जो गुड्स है वो किसके रूप में जा रहे हैं, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। इसका मतलब एंट्री क्या बनेगी, नाम। मैंने बताया था जब किसी व्यक्ति का नाम आता है तो उसको हम क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं एफिडेविट एस से। एफिडेविट का मतलब राम्स अकाउंट दिया टू परचेज रिटर्न अकाउंट, कितने से, 6000। आई बात समझ आ गई। तो बिल्कुल सिंपल सवाल था कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि 6000 रुपीज के गुड्स रिटर्न टू राम। अभी हमने पढ़ा था कि परचेज रिटर्न क्या होती है, तो परचेज रिटर्न के हिसाब से हमने देखा कि हु इज रिसीवर, राम, क्योंकि जब हम राम को वापस करेंगे तो गुड्स तो राम के पास जाएगा ना, तो राम को यहाँ पर हमारा सप्लायर, और सप्लायर का मतलब क्या होता है कि जो हमें गुड्स प्रोवाइड कराता है, मतलब हु पर्सन जो प्रोवाइड गुड्स फॉर बिजनेस, तो इट्स कॉल्ड क्या कहलाता है, सप्लायर। तो हु इज रिसीवर, राम, राम को डेबिट करेंगे, गुड्स इज गोइंग फ्रॉम बिजनेस को क्रेडिट करेंगे एज इट्स के रूप में, परचेज के रूप में, तो राम डेबिट होगा और परचेज रिटर्न क्रेडिट होगी। तो सिंपल सी एंट्री क्या मेड होगी, राम्स अकाउंट डियर टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब देखो हमारे पास थर्ड चीज आती है सेल। सेल को हम क्या बोलते हैं, बिक्री। तो हम जानते हैं कि सेल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बिक्री। तो सेल का मीन क्या होता है, सेल का मीन होता है कि कोई भी दुकानदार अगर किसी चीज को खरीद रहा है तो वो उसको बेचेगा, अगर वो बेचने के पर्पज से खरीद रहा है तो वो हमारी क्या कहलाएगी, सेल। और वो सेल क्या करेगा कि अपनी कॉस्ट में क्या ऐड करेगा, प्रॉफिट ऐड करके बेचेगा। तो यहाँ पर जब हम क्या करते हैं कि व्हेन गुड्स परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, कि जब हम गुड्स इन्हें परचेज करें फॉर किसके लिए, रीसेल करने के लिए, तो हम क्या करेंगे कि जब रीसेल करने के लिए खरीद रहे हैं तो देन सोल्ड टू कस्टमर एडेड प्रॉफिट, इट्स कॉल्ड क्या कहलाएगी, सेल कहलाएगी। तो हमने अगर किसी चीज को परचेज किया रीसेल करने के पर्पज से, तब हमने क्या किया, उस चीज को हमने कस्टमर को सोल्ड किया, क्या करके, प्रॉफिट ऐड करके, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, सेल्स कहलाएगी। और यहाँ पर सेल्स का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। उसका मतलब कॉस्ट का मतलब लागत और प्रॉफिट का मतलब लाभ। तो जो हमारी कॉस्ट है उसमें प्रॉफिट ऐड करके हम क्या करें, कस्टमर को बेच रहे हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, सेल। जनरली जो सेल होती है
सेल दो टाइप्स की बताइए, एक तो कैश भी होती है और एक क्रेडिट भी होती है। तो कैश का मतलब कि अगर हम किसी कस्टमर को माल बेच रहे हैं तो अभी बेच रहे अभी पैसा आएगा, लेकिन हम किसी कस्टमर को माल आज बेच रहे लेकिन पैसा हमें कम लेगा फ्यूचर में, तो इट्स कॉल्ड क्या कहलाती है, क्रेडिट सेल कहलाती है। तो इसमें हम दोनों तरीके से लेते हैं, कैश भी लेते हैं और क्रेडिट। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश 1000। अब यहाँ पे गुड सोल्ड फॉर कैश लिखा है, तो इसका मतलब हमने जो गुड सोल्ड किया वो किसके लिए की, कैश की। अब जब कैश के लिए गुड सोल्ड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश। तो कैश इज कमिंग इन बिजनेस, तो इसलिए हम कैश को क्या करेंगे, डेबिट। अब बात किसकी हो रही है, हु इज कैश इज कमिंग, तो ये क्या कर रहा है कि गुड्स इज गोइंग, गुड्स इज गोइंग फ्रॉम बिजनेस एज किसके रूप में, सेल्स के रूप में। वेदांत तो दे नहीं रहे ना, तो यहाँ पे जो गुड्स जा रहा है वो एज किसके रूप में जा रहा है, सेल्स के रूप में। तो इसका मतलब कि यहाँ पर हम कैश को तो डेबिट करेंगे और गुड्स को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है कि कैश तो डेबिट हो रहा है, लेकिन जो गुड्स क्या होगा, क्रेडिट, वो एज किसके रूप में होगा, सेल्स के रूप में। इसलिए हम सेल्स को क्या करेंगे, क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 1000 से। तो ये हमने किसमें बेचा था, नगद में। उधार का कैसे पता चलता है, अगर यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन किसकी बात करें, उधार, उधार को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब जैसे मान लो गुड्स सोल्ड टू मोहन 5000, हमने गुड्स सोल्ड किसको किया, मोहन को। अब इस ट्रांजेक्शन में कहीं इंडिकेट नहीं कर रहा कि भैया जो गुड्स हो रहा है वो कैसे में जा रहा है। तो जब किसी पर्सन का नाम आता है तो हम ये एजेंशन मानते हैं कि जो हमने गुड्स सोल्ड किया है वो किसमें क्या है, क्रेडिट में है, क्योंकि नाम आ रहा है। जनरली क्या होता है कि जब नेम इज गिवन इन ट्रांजेक्शन, जब नेम इज गिवन इन ट्रांजेक्शन तो हम ये एज्यूम मानते हैं कि ये क्रेडिट का ट्रांजेक्शन। जब क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है तो कहने का मतलब इस व्यक्ति से तो पैसा आया नहीं, तो उसका मतलब हम इस व्यक्ति को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्यों, क्योंकि हम हमारी अकाउंट की बुक्स में लिखेंगे कि ये व्यक्ति है कौन, तो ये व्यक्ति हमारे लिए क्या होगा, डेब्टर्स होगा। मैं आपको सिखाऊंगा बाद में डेब्टर्स क्या होते हैं। तो ये व्यक्ति हमारे लिए कौन है, जो हमें पैसा देगा। तो हम क्या लिखेंगे कि गुड्स इज गोइंग फ्रॉम बिजनेस एज किसके रूप में, सेल्स के रूप में। इसको तो हम क्या करें, क्रेडिट। लेकिन हु इज रिसीवर, मोहन, मोहन को हम क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन किसका है, उधार है। उधार के ट्रांजेक्शन में पैसा नहीं आ रहा है, तो जब पैसा नहीं आ रहा है तो उसका मतलब जो मोहन है, तो मोहन को तो हम डेबिट करेंगे और कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या होगी, कैश को नहीं, सेल्स। तो मोहन्स अकाउंट डीआर टू सेल्स, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो कहने का मतलब जो सेल होती है उसमें क्या करता है कि जो भी बिजनेसमैन है वो अपनी कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके बेचता है। तो सेल दो टाइप्स की हो सकती है, कैश और क्रेडिट। दो टाइप्स का मतलब कि नेचर के हिसाब से कि भी या तो आप नगद में बेचोगे या फिर उधार में। नगद का मतलब होता है कि अगर हमने किसी कस्टमर को अभी माल बेचा तो अभी पैसा जाएगा। उधार का मतलब अगर हमने किसी कस्टमर को माल आज बेचा लेकिन पैसा हमें कब मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। तो जब फ्यूचर में मिलेगा तो उस केस में हम उस व्यक्ति का नाम अपनी बुक्स में मेंशन करेंगे, नहीं करेंगे कि उस व्यक्ति को हमने कितने रुपए की गुड्स सोल्ड किए, इसलिए हम उस व्यक्ति को तो डेबिट करेंगे और बिजनेस से जो चीज जाती है उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हम कैश को क्यों डेबिट करेंगे, क्योंकि कैश इज नॉट कमिंग, इसलिए सो हम कैश को क्या नहीं कर रहे, डेबिट नहीं कर रहे। डेबिट किसको करें, मोहन को। तो सेल को क्रेडिट क्यों करें, क्योंकि पैसा माल जा रहा है एज किस रूप में, सेल्स के रूप में। समझ में आ गई। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और अपन इसमें आगे और पढ़ेंगे। थैंक यू।